नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। और इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पाकिस्तान ने अपने जन्म के साथ ही मजहबी कट्टरता के बीज बो दिए थे। फिर इन बीजों से निकली आतंकवाद की फसल, और अब यही फसल पाकिस्तान के लिए जहर बन चुकी है। पाकिस्तान ने अलग मुल्क बनते ही सबसे पहले अपने यहां से हिंदुओं को खत्म करने का मिशन शुरू किया। अगले 75 साल में पाकिस्तान हिंदुओं के लिए नर्क से भी बदतर बन चुका है। शायद इन्हीं हिंदुओं के श्राप का नतीजा है कि आज पाकिस्तान के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, बल्कि 5-5 टुकड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान अब कभी भी खंड खंड हो सकता है। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के हिंदुओं ने अमेरिका में जाकर पाकिस्तान को किस तरह से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान में अलग बलूचिस्तान, अलग सिंधु देश, अलग पठानिस्तान की बनाने की जो मांग है वो कितनी आगे बढ़ चुकी है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की ना सिर्फ किरकिरी हुई है, बल्कि दुनिया के सामने उसका नापाक चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान में हिंदुओं के हालात किसी से नहीं छुपे हैं, और अब पाकिस्तान के हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय ने इस बार अमेरिकी संसद के मंच से अपनी आवाज बुलंद की है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा पर अमेरिकी कांग्रेस की ब्रीफिंग में पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भी पूरी दुनिया के सामने अपना दर्द साझा किया। नम आंखों से जब उन्होंने पाकिस्तान का पर्दाफाश किया तो दुनिया हैरान रह गई। कहते हैं ना कि खेल में सिर्फ प्रतिभा देखी जाती है, खिलाड़ी किस जगह का, किस जाति का, किस धर्म मजहब से आते हैं ये मायने नहीं रखता। लेकिन दानिश कनेरिया ने कहा कि पाकिस्तान के लिए शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी हिंदू होने की वजह से, सिर्फ हिंदू होने की वजह से उन्हें पाकिस्तान में वो सम्मान, वो अवसर, वो मौके नहीं मिले जिसके वो हकदार थे। कनेरिया ने कहा कि पाकिस्तान में उनके साथ जिस तरीके से भेदभाव हुआ, इस वजह से उनका क्रिकेट करियर चौपट हो गया। कार्यक्रम में दानिश कनेरिया के अलावा मिशिगन से सांसद श्री थानेदार और सीनियर महिला पत्रकार असरा नोमानी जैसी हस्तियों ने भी बेबाकी से अपनी राय रखी। हम उनके बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने अपना दर्द कैसे बयां किया। एक वो रखा प्रस्ताव जिनके साथ ट्रीट किया गया, डिस्क्रिमिनेशन जिसने फेस किया, और एक आवाज़ बुलंद की सबने, क्योंकि मेरे साथ भी ये डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, मेरे कैरियर को तबाह किया है, ख़त्म किया है, और जिसकी वजह से जो इज़्ज़त, इक्वल वैल्यूज़ मुझे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हम यूएस में हैं अभी, और इससे और ज़्यादा हमें मिल सकता था, इज़्ज़त मिल सकती थी मुझे। मेन मकसद वही था कि अवेयरनेस करवाना था, सबको बताना था। तो सुना आपने पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने क्या कहा है। असल में पाकिस्तान में हिंदू होने का दर्द क्या है, इसे दानिश कनेरिया से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। दानिश कनेरिया ने खेल के मैदान पर बड़ी शान से अपने माथे और छाती पर पाकिस्तान का झंडा लगाया। पाकिस्तान की क्रिकेट की 22 गज की पिच पर जब भी अवसर आया, जब भी मौका आया, तो दानिश ने एक सच्चे पाकिस्तानी की तरह अपना सब कुछ झोंक दिया। पाकिस्तान को ना जाने कितने मैच जितवाए, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? पाकिस्तान ने उनके इस महान योगदान की कोई कद्र ही नहीं की गई, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक हिंदू थे। और पाकिस्तान में हिंदू होना एक अपराध की तरह है। वो पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर ले कोई हिंदू, लेकिन उसे बदले में मिलती है सिर्फ तोहमतें और जलालत। आइए अब आपको आंकड़ों के जरिए ये समझाते हैं कि दानिश कनेरिया कितने बड़े खिलाड़ी थे। देखिए, दानिश कनेरिया पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट खेलने वाले केवल दूसरे हिंदू थे। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 61 टेस्ट मैच खेले और 261 विकेट लिए। कनेरिया ने 15 बार, जी हां 15 बार पारी में 5 विकेट या इससे ज्यादा विकेट लिए। दानिश कनेरिया पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर हैं। इसके अलावा सिर्फ वसीम अकरम
वकार यूनुस और इमरान खान के बाद उनका नंबर आता है। उनसे ज़्यादा सिर्फ इन तीनों ने ही विकेट लिए हैं और पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों में चौथे नंबर पर दानिश कानेरिया आते हैं। कानेरिया ने अपने टेस्ट करियर के अंतिम वर्षों में वेस्टइंडीज़, इंग्लैंड और भारत पर पाकिस्तान की जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बड़ा रोल निभाया। लेकिन दानिश कानेरिया जब 2010 में पीक पर थे तो उन्हें अचानक पाकिस्तानी टीम से बाहर कर दिया गया, सिर्फ हिंदू होने की वजह से। तो रिकॉर्ड देखने के बाद ये पूरा सच सामने आ गया है कि दानिश कानेरिया कितने बड़े खिलाड़ी थे। लेकिन इसके बदले में दानिश को क्या मिला, इसका पूरा सच बताना भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को दर्जनों टेस्ट मैचेस जितवाने के बाद भी दानिश के साथी खिलाड़ी हमेशा उनके साथ बुरा, जी हाँ बुरा बर्ताव करते थे। उन्हें टीम के अंदर हिंदू होने की वजह से बार बार अपमानित किया जाता था, खेल के मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक उन्हें ताने मारे जाते थे। यहाँ तक कि दानिश ने एक बार यह भी कहा था कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी ने उन्हें कई बार धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बनाया। अगर आपको दानिश कानेरिया के आरोपों पर यकीन नहीं हो रहा है तो फिर आपको पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का वो बयान सुनना चाहिए जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे दानिश को साथी क्रिकेटर अपने साथ खाना तक नहीं खाने देते थे। उन्होंने इस बेस पे बात की, लसानी पे बात की, कराची और पेशावर के बात की, ना मुझे बहुत गर्मी आती थी। यार कोई हिंदू है ना वो खेलेगा पाकिस्तान, और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल, कनेरिया ने जिताई। और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है। मैं मैं तुम्हारा उठा के ना तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। एग्री विद यू, ठीक है। मैं कप्तान होगा तो अपने घर पे मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। तेरे मुल्क वो अगर 6 आउट कर दे रहा है। उसके अंदर शाहिद आफरीदी वाज नंबर 1, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। ढकी चुकी बात नहीं है, वो हमेशा आके मेरे बारे में गलत बात करते हैं। वो अपना टीवी पे कुछ और होते हैं, मीडिया के सामने कुछ और होते हैं। उन्होंने काफ़ी दफ़ा मुझे बोला कन्वर्जन के लिए और कन्वर्ट होने के लिए, तो मेरे साथ हमेशा ज्यादती होने लगी। परफॉर्मेंस बेस के ऊपर भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कभी एक दफ़ा में एक कैटेगरी में आया तो मुझे एक कैटेगरी में आने पर शाहिद आफरीदी ने बोला कि तेरी औकात कैसी कि तो हमारे साथ खड़ा हो सकता है। तो मतलब सवाल उठा हुआ है वो इनकी हरकतों की वजह से उठा हुआ है, क्योंकि इनकी हरकतें सही नहीं है ना। अगर मैं कन्वर्ट हो जाता तो मैं तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाला और पाकिस्तान का कप्तान भी बन सकता था। मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी। आप मेरा स्टैट्स देख ले, डोमेस्टिक का ही देख ले, मेरी 1000 से 25 विकेट। वो मेरे प्रभु के स्थान है और रियली मैं बस आंखों में आंसू आ जाएंगे। मतलब कि इट्स वेरी हार्ट टचिंग फॉर मी दैट विश आई विल गो टू इंडिया और राम मंदिर में जाऊं। तो यहां सिर्फ एक दानिश कानेरिया की बात नहीं है। पाकिस्तान में रहने वाले 52 लाख हिंदुओं में से ज्यादातर का इतना ही बुरा हाल है। पाकिस्तान के लगभग सारे हिंदू अपने हिंदू होने की सजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। कहने को कागज पर उन्हें सारे अधिकार हैं, लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथी आए दिन उन पर अत्याचार करते हैं। मासूम हिंदू लड़कियों का अपहरण, बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन बहुत आम सी घटना है। इतना ही नहीं, ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी के झूठे आरोप लगाकर यहां हिंदुओं को आए दिन सताया जाता है। आइए अब कुछ आंकड़ों के जरिए हम पाकिस्तानी हिंदुओं की तकलीफ का पूरा सच जानने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू आखिर कितने बचे हैं। देखिए 1947 में जब पाकिस्तान बना था तब पश्चिमी पाकिस्तान यानी जो वर्तमान पाकिस्तान है उसमें 14.6% हिंदू रहते थे। लेकिन आज पाकिस्तान में सिर्फ 2.1% ही हिंदू बचे हैं। पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन के मुताबिक हर साल 5000 हिंदू अपना धर्म बचाने के लिए भारत में शरण ले लेते हैं। डॉन के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल करीब 1000 हिंदू लड़कियों को जबरन मुसलमान बनाकर उनके साथ निकाह किया जाता है। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ हिंदुओं ने जब कानून बनाने की मांग भी की थी, लेकिन जब 2016 और 2019 में सिंध विधानसभा में यह प्रस्ताव लाया गया तो इसे पास ही नहीं किया गया। ये प्रस्ताव गिर गया। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान यानी वर्तमान पाकिस्तान में 428 लिस्टेड पुरातन हिंदू मंदिर थे। इनमें से 408 पुरातन मंदिरों को या तो तोड़ दिया गया है या फिर इन पर अवैध कब्जा हो चुका है।
और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रहने वाले 79% दलित हिंदुओं का मानना है कि उनके साथ समाज में भेदभाव किया जाता है। वहीं आए दिन पाकिस्तान का जो इलाका है बुनेर, स्वात और औरकजई इलाके में हिंदुओं से जजिया कर वसूलने की खबरें समय समय पर आती रहती हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के नेशनल काउंसिल फॉर जस्टिस एंड पीस के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 34% हिंदू ही साक्षर हैं, जो पाकिस्तान की जो बाकी राष्ट्रीय औसत है उससे संख्या, उससे परसेंटेज जो है वो काफ़ी कम है। तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा पर अमेरिकी कांग्रेस की ब्रीफिंग में मिशिगन से सांसद श्री थानेदार और वरिष्ठ महिला पत्रकार असरा नोमानी जैसी हस्तियों ने भी बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों के साथ कितना बुरा व्यवहार होता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की पूर्व रिपोर्टर असरा नोमानी ने डैनियल पर्ल की हत्या का डरावना अनुभव भी साझा किया। तो पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में अनुभव साझा करते हुए शिया मुस्लिम महिला जेबा मोहम्मद ने भी पाकिस्तान में महिलाओं की दुर्दशा का जिक्र किया। मिशिगन से सांसद श्री थानेदार ने अमेरिकी विदेश विभाग से पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की मांग की। आप भी सुनिए किसने क्या कहा। My friend and colleague Daniel Pearl was the journalist who was kidnapped and then beheaded and cut into pieces in 2002. In the decades since and until today, we have a crisis in which too many minority people in the nation of Pakistan are not allowed the rights and freedoms of being equal citizens. Pakistani government were pressuring for minority religion and as well as people who don't have any voice, and especially we're talking about the women who are suffering in Pakistan, the country that who pressuring and women and against the minority religion. Many girls are being coerced to convert their religion. There has been kidnapping that has happened of Hindu people, and I am here to demand that the State Department take action, economic actions, sanctions against Pakistan until these atrocities stop. तो पाकिस्तान आतंकवाद और मजहबी कट्टरपंथियों की नर्सरी कहा जाता है और इन दोनों ने मिलकर पिछले 75 साल में हिंदुओं पर जमकर जुल्म ढाए, लेकिन इनके पाप का घड़ा भर गया है और इनकी करतूतों की कीमत चुका रहा है पाकिस्तान। पिछले 3 दिन से बलूचिस्तान में जो हो रहा है पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को उस घटना ने शर्मसार कर दिया है। यहां पाकिस्तान से जुल्मों सितम से आज़ादी मांग रहे बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान की एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया और 200 के आसपास पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को बंधक बना लिया था। अब इस घटना में एक नया मोड़ आ गया है। पाकिस्तानी सेना जहां ये दावा कर रही है कि उसने सभी बंधकों को छुड़ा लिया है, वहीं ट्रेन हाईजैक करने वाले बलूच संगठन BLA ने इन दावों को खोखला बताया है। BLA के मुताबिक अब भी बलूचिस्तान के सिवी इलाके में लड़ाई चल रही है। BLA ने बताया है कि पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है और उसने 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है, लेकिन पाकिस्तानी सेना अपनी हार और नाकामी को छुपाने के लिए लगातार झूठ पर झूठ बोल रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि अगर वाकई पाकिस्तानी सेना ने बंधकों को रिहा करवा लिया है तो वो उन बंधकों की तस्वीरें जारी क्यों नहीं कर रही है। BLA का कहना है कि उसने नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को छोड़ा था और पाकिस्तान सरकार अपने इसे उपलब्धि बता रही है। आपको बता दें कि कल रात पाकिस्तानी सेना ने ट्रेन हाईजैक संकट खत्म होने और इसमें 33 बलूच लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया था और पाकिस्तानी सेना का यह भी कहना था कि उसके इस ऑपरेशन में करीब 20 से 30 बंधक भी मारे गए हैं। तो जिन यात्रियों को विद्रोहियों ने बंधक बनाया था उनमें से कुछ लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई। यात्रियों ने बताया कि ट्रेन पर कब्जा करने के बाद बंदूकधारियों ने यात्रियों की पहचान पत्रों की जांच की, फिर कुछ परिवारों को रिहा कर दिया। कुछ यात्रियों ने दिल दहलाने वाले ब्यौरे भी साझा किए। जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर अमजद यासीन ने भी बचने में सफल रहे। उन्होंने बताया कि विद्रोहियों ने उन्हें मरा हुआ समझा और इस तरह उनकी जान बच गई। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि हमलावर ट्रेन में सवार सेना के लोगों के पहचान पत्र देखकर उन्हें मार रहे थे। आप भी सुनिए हमले की कहानी चश्मदीदों की जवानी। 27-28 घंटे हम इंजन पे ही बैठे रहे।
वो आए हैं 2-3 दफ़ा, उन्होंने शीशा तोड़ के भी अंदर आए हैं, लेकिन बस हैदराबाद में उनको अंदर किया, उन्होंने देखा है, बोला ये तो डेड बॉडीज हैं, बस वो देख के वो चले गए। उधर जाते हुए अचानक ही ब्लास्ट हुआ नीचे, तो ट्रेन पटरी से उतर गई। तो हमारा तो ये पहला वाक़या था ऐसा, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही ख़तरनाक। तो जब उधर ब्लास्ट हुआ तो फिर अचानक ही कुछ लोग आ गए, उनके पास लॉन्चर भी थे, उसके बाद काफ़ी चीज़ें थी, गन्ने वगैरह थी, तो फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद हम पे फिर फायरिंग की गई है। फायरिंग तकरीबन तीन घंटे चलती रही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें निकाला है अंदर, ट्रेन से उतारा है, उनको बोला है कि अलग अलग हो जाओ। सराइकी, पंजाबी, बलोची, पठान, ये सब अलग अलग हो जाए। जोन से इलाके का जो बंदा है वो अलग अलग हो जाए। तो उन्होंने ज़्यादा जो है ना टॉर्चर वो पंजाबियों पे किया है। तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि सिंध भी विद्रोह की और अलगाववाद की आग में उबल रहा है। सिंध सूबे के सिंधी बीते 7 दशकों से यानी करीब करीब 75 साल से अपने लिए अलग सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। अब ये आंदोलन भी जोर पकड़ने लगा है। पाकिस्तानी सरकार और सेना के जुल्म सितम के खिलाफ वो अक्सर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और हर साल 17 जनवरी को जाने माने सिंधी राष्ट्रवादी नेता GM सईद की जयंती पर सिंधु देश की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जाती है। इस साल GM सईद की 121वीं जयंती थी और इस मौके पर पाकिस्तान के सिंधु समुदाय ने अलग सिंधु देश की मांग बुलंद की। हम आपको उस वक्त की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब GM सईद की जयंती मनाई जा रही थी। आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों ने लापता लोगों की बरामदगी और रिहाई, धार्मिक आतंकवाद और हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन जैसे अत्याचारों को प्रदर्शित करने वाली तख्तियां या पोस्टर अपने हाथों में ले रखे हैं। पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण सूबा होने के बावजूद सिंध को पंजाब की तुलना में केंद्र से कम पैसा मिलता है। इस्लामाबाद कराची का ध्यान नहीं रखता है। सरकारी नौकरियों में उन्हें कम अवसर दिए जाते हैं। पंजाबियों का वर्चस्व है। वहीं सिंध की आवाम पर सरकारी तंत्र ज़्यादा दमनकारी कार्रवाई करता है और बंदूक के दम पर सिंधियों की आवाज़ को खामोश कर दिया जाता है। यही वजह है कि ये आग दशकों से सुलग रही है और कभी भी ज्वालामुखी का लावा फूटकर वो बाहर आ सकता है लावा। अब आपको बताते हैं कि आखिर आज़ाद सिंधु देश आंदोलन का क्या है पूरा सच और इसका इतिहास। देखिए, पाकिस्तान से आज़ाद सिंधु देश बनाने की मांग पहली बार बांग्लादेश की आज़ादी के बाद 1972 में सिंधी नेता GM सईद ने उठाई थी। बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने GA सिंध मुत्तहिदा महाज़ आवाल की स्थापना की। बाद में कुछ और अलगाववादी संगठन इस बैनर के तले इकट्ठा हो गए और नए संगठन का नाम रखा गया GA सिंध मुत्तहिदा महाज़। उन्होंने न सिर्फ सिंधु देश आंदोलन की नींव रखी बल्कि जीवन भर GM सईद सिंध के लोगों की पहचान, उनके हकों की लड़ाई लड़ते रहे। सईद की नज़र में पाकिस्तानी हुक्मरानों का जो रवैया था वो सिंध विरोधी था, लिहाजा उन्होंने इसका विरोध किया और इस वजह से उन्हें ज़िंदगी के लगभग 35 साल, जी हाँ 35 साल पाकिस्तान के हुक्मरानों ने नज़रबंदी में रखा और 1995 में नज़रबंदी के दौरान ही कराची में GM सईद की दुखद मृत्यु हो गई। साल 2000 में GA सिंध मुत्तहिदा महाज़ का शफ़ी मोहम्मद बराफात के नेतृत्व में फिर से गठन हुआ। उन्होंने राजनीतिक धड़े के साथ ही हथियारबंद धड़े को भी खड़ा किया और इसका नाम था हथियारबंद धड़े का सिंध लिबरेशन आर्मी, जिसने अभी बलूचिस्तान के विद्रोही संगठनों से हाथ मिला लिया है। जिसके बाद विद्रोह और तेज़ हो गया, लेकिन 2003 में पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने सिंध में हो रहे विद्रोह को दबाना शुरू कर दिया और कई अलगाववादी नेता लापता हो गए। बरफत समेत कई सिंधी नेताओं को पश्चिमी देशों में राजनीतिक शरण लेनी पड़ी और GM सईद की जयंती पर जो रैलियां निकाली गईं, उनकी अगुवाई जो है, उनका जो नेतृत्व है वो नवगठित GA सिंध फ्रीडम मूवमेंट कर रहा है। GA सिंध मुत्तहिदा महाज़ के अलावा GA सिंध कौमी महाज़, GA सिंध स्टूडेंट फेडरेशन जैसे कई संगठन अलग सिंधु देश आंदोलन को धार देने में जुटे हैं। इनका मानना है कि पाकिस्तान सिंध प्रांत को अपने उपनिवेश की तरह ट्रीट करता है, इसलिए वह अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने समेत पाकिस्तान से सिंध की आज़ादी के लिए हर संभव तरीका अपनाएंगे, ऐसा सिंध के आंदोलनकारियों का कहना है। तो बलूचिस्तान और सिंध की तरह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी बगावत की चिंगारी अब ज्वालामुखी बनती जा रही है। पाकिस्तान अपने अवैध, नाजायज़ और गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहता है, लेकिन वहाँ के लोगों के हालात किसी गुलामों से भी बदतर हैं। दशकों से पाकिस्तानी सेना POK में दमन कर रही है और वहाँ आतंक फैला रही है। POK के तमाम संसाधनों पर पाकिस्तानी सेना और सरकार ने कब्जा
कर रखा है, लेकिन बदले में पीओके के जो निवासी हैं उनको मिलती है भूख, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा और बीमारियां। यही वजह है कि अब पीओके में जो है वो बगावत की चिंगारी भड़क चुकी है। आए दिन पीओके की जनता सड़कों पर उतरती है और पाकिस्तान से अपनी आज़ादी की मांग करती है। यह और बात है कि पाकिस्तानी मीडिया इन तस्वीरों को दिखाने से बचता है जो इस वक्त हम आपको पूरा सच के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में लोकतंत्र का गला घोट दिया है। यहाँ की संसद के पास सिवाय छोटे मोटे फैसले ले सकने के अलावा कोई खास अधिकार नहीं है। पाकिस्तान ये तय करता है, ये सुनिश्चित करता है कि केवल वही लोग यहाँ पर चुनाव जीतें या चुनावों में हिस्सा लें जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब खुद पीओके के लोग खुलेआम ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें भारत का हिस्सा बना दिया जाए। और इसकी वजह यह है कि भारत के कश्मीर में पिछले 10 सालों में बेहद और शानदार विकास हुआ है। वहीं पाकिस्तान का पीओके नर्क से भी बदतर बन चुका है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि भारत के कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कितना बड़ा अंतर है। देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर का बजट करीब 41,000 करोड़ रुपए का है, वहीं पीओके का बजट सिर्फ 680 करोड़ रुपए का है। जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति आय 1,54,000 रुपये सालाना है, वहीं पीओके के प्रति व्यक्ति आय जो है वो सालाना 45,000 रुपये ही है। जम्मू कश्मीर में जहां 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहीं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में सिर्फ 6 यूनिवर्सिटी हैं। जम्मू कश्मीर में जहां 2,812 अस्पताल हैं, वहीं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ 23 अस्पताल हैं। सोचिए लोगों का इलाज कैसे होता होगा। हमारे जम्मू कश्मीर में बिजली का रेट सिर्फ 4 रुपए के आसपास है, वहीं पीओके में लोगों को 60 रुपए, जी हाँ 60 रुपए प्रति यूनिट में बिजली मिलती है, जबकि पीओके पूरे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करता है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन में कहा था कि हमने कश्मीर के ज़्यादातर मुद्दों को हल कर लिया है और अब कश्मीर के उस हिस्से की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं जिसे चोरी से पाकिस्तान ने अपने पास रखा है। आप भी सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा था। Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत है उसका खैबर पख्तूनख्वा राज्य, जहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना को घुटनों के बल पर बैठा दिया है। खैबर के लोग लंबे समय से पाकिस्तान से आज़ाद होकर या तो अलग देश बनना चाहते हैं या फिर वो अफगानिस्तान में मिलने की मांग कर रहे हैं। अब इस संघर्ष में यहाँ के लोगों को सीधे सीधे अफगानिस्तान की काबुल में बैठी काबिज तालिबानी सरकार का भी साथ मिल रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर तोरखम इलाके में तालिबान की जो सेना है वो पाकिस्तान की सेना पर टैंकों से बम बरसा रही है। इस इलाके में रहने वाले हजार पाकिस्तानियों ने डर कर अपना घर बार छोड़ दिया है और पाकिस्तान के में इस इलाके के गांव वीरान हो गए हैं। आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस हालिया संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये लड़ाई उस समय अपने चरम पर पहुंच गई जब बीते 24 दिसंबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा से सटे पख्तिया प्रांत में एयर स्ट्राइक किया और इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 50 से ज़्यादा लोग मारे गए और ये पाकिस्तान की सेना ने खुद अपने ऊपर मुसीबत मोड़ दी क्योंकि इसमें कई गांव तबाह हो गए और नष्ट हो गए। वहीं तालिबान ने इस हमले का महज 4 दिन बाद 28 दिसंबर को पाकिस्तान के उन इलाकों पर हमला किया जहां से अफगानिस्तान पर हमले किए गए थे और अफगान के जो सुरक्षा बल थे उन्होंने पाकिस्तान के खोस्त प्रांत समेत पाकिस्तानी चौकियों को कहें तो आग के हवाले कर दिया और तालिबान ने यह दावा किया कि उसने इस हमले में 19 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। वहीं 27 दिसंबर को अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर सैनिकों के बीच पाटन में कई घंटों तक गोलीबारी हुई, जबकि इसी साल 3 जनवरी को पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर यानी एफसी और अफगानिस्तान की तालिबान सेना के बीच हथियारों के साथ झड़प की खबरें आईं। इसके बाद 10 जनवरी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कुनार प्रांत में
सरकानों के सीमा पर भारी गोलीबारी हुई जिसमें सैकड़ों परिवार विस्थापित हो गए। वहीं इसी 16 फरवरी को जब चैंपियंस ट्रॉफी को खेलने के लिए जब अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में थी, उस दौरान भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया और 16 फरवरी की रात को उसने अफगानिस्तान के पख्तिया और बारमल में बमबारी कर दी और खबरों के मुताबिक इस हमले में 100 से ज़्यादा आम नागरिकों की मौत हुई है। इस हमले में निर्दोष नागरिकों और बच्चों के साथ ही वजीरिस्तान के जो शरारती हैं वो भी मारे गए हैं। तो पाकिस्तान ने इस हमले करके मुसीबत अपने ऊपर मोल ली। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे कि आखिर बलूचिस्तान, सिंध, पीओके और खैबर पख्तूनख्वा के लोग पाकिस्तान से क्यों होना चाहते हैं अलग। रंग केसर से बनी भुजिया महके जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के फूटे गुब्बारे सरसों का तेल जो छलके, होली का जश्न मने जब साथ हो MDH शरबत और ठंडाई का, असली मसाले सच सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Got it। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, तो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ, कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाए। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और बलूचिस्तान, सिंध, पीओके और खैबर पख्तूनख्वा के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। उसका पूरा खजाना खाली हो चुका है और वह सारी दुनिया के सामने हाथ में कटोरा लेकर घूम रहा है। यहां तक कि पिछले दिनों पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने यह तक कह दिया था कि पाकिस्तान ने एक देश के रूप में अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। पाकिस्तान पर इस समय कर्ज का बोझ जो है वो 130 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और चीन जो पाकिस्तान की सबसे बड़ा कर्जदाता था उसने भी कर्ज की तुरंत अदायगी की मांग करी है। वहीं विश्व बैंक की ओर से जारी अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 के अनुसार पाकिस्तान 2024 में IMF से सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले 3 देशों में शामिल है और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का कुल कर्ज उसके कुल निर्यात का 352% और सकल राष्ट्रीय आय का 39% है। इस बीच सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए 3 अरब अमेरिकी डॉलर की जो कर्ज चुकाने की अवधि है उसे 1 साल को लिए और बढ़ा दिया। पिछले साल की खबर है और पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने जानकारी देते हुए कहा कि नकदी की कमी से जूझ रहा देश कर्ज का भुगतान नहीं कर सकता है। तो यह है पाकिस्तान की कंगाली का पूरा सच। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले हफ्ते होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।